के लोड होने से पहले क्या करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? हमारा जो डेटा है वो फैच करना पड़ेगा ना पेज के लोड होने से पहले। हमारा प्रोफाइल का पेज है लिंक्डइन की, तो उसके अंदर जैसे ही हम लोड करते हैं उसको, तो क्या होता है हमारे पास उसके ऊपर कोई ना कोई लोडिंग स्टेट आती है। इसका मकसद क्या है लोडिंग स्टेट का, कि वो बता रही है कि डेटा फैच हो रहा है। जैसे ही डेटा फैच हो जाता है हमारे पास हमारी नॉर्मल यूआई आ जाती है, और जैसे ही हमारे पास नॉर्मल यूआई हमारी आ जाती है तो उसके अंदर हमें हमारे सारी चीज़ें प्रॉपरली नज़र आ जाती हैं। ऐसे ही है। अच्छा, अब हमें ये चीज़ मेक श्योर करने के लिए कि हमारा पेज लोड होने से पहले हमारा डेटा आ जाए, इसके लिए हमें कोई ना कोई लॉजिक लिखनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना, कोई ना कोई एफ एल्स की स्टेटमेंट होगी, कुछ ना कुछ होगा, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, वो जो चीज़ है ना हमारे पास, जो हमारा डेटा आ रहा है कंपोनेंट के माउंट होने से पहले, वो जो लॉजिक है ना, रिएक्ट ने हमें बोला है कि भाई आप भूल जाओ, आप इसके बारे में टेंशन ही नहीं लो कि हमारे पास डेटा कैसे आएगा आप कंपोनेंट माउंट होने से पहले, ये कंपोनेंट लोड होने से पहले। रिएक्ट ने मुझे बोला है कि आप एक ना ये यूज इफेक्ट का हुक है वो यूज़ कर लो। यूज इफेक्ट क्या होता है? यूज इफेक्ट हमारे लिए वो चीज़ है, ऐसा फंक्शन बना के दे दिया है रिएक्ट ने कि अगर आप उसके अंदर कुछ भी लिख दोगे ना, वो कंपोनेंट के चलने से पहले चलेगा। ये चीज़ कंफर्म कर दी है उसने। ठीक है, तो हम इसी को कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यूज इफेक्ट लिखते हैं हम, इसको हम इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लिया हमने। इंपोर्ट के अंदर इसके अंदर कोई भी मेथड हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, कॉल बैक पास करते हैं ना। यस सर। कॉल बैक पास कर दी, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर क्या करना है कि भाई कंसोल डॉट लॉग, और मैं कह रहा हूं दिस इज रनिंग बिफोर कंपोनेंट लोडिंग लोड। ठीक है, अच्छा ये चीज़ मेरे पास हो गई। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट हमारे पास आया। हमारे पास प्रिंट हो गया कंसोल, लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं लग रही कि क्या ये कंपोनेंट के लोड होने से पहले हुआ है कि बाद हुआ है। दो बार हुआ है ना। ये मुझे तो कंफर्म है कि रिएक्ट ने तो मुझे बोला है कि जो है ना भाई ये चीज़ जो है ना मैं आपके कंपोनेंट के लोड होने से पहले चला दूंगा। ऐसे ही होगा ना कि रिएक्ट ने अगर बोल दी तो वही है ना जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई है। अगर वो मुझे एक बात बता रहा है, वो मैं समझता हूँ कि लेजिटिमेट बात है कि अगर नेक्स्ट.जेएस बोलता है कि आप ऐप डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर बना दो तो बन जाएगा। ऐसे ही है ना, राउट बन जाएगा ना। अब वो इम्प्लीमेंट करके हम देखेंगे, लेकिन क्रॉस चेक तो करेंगे। सो उसके लिए हम एक छोटी सी एक लॉजिक लिखते हैं। कैसे कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे वो स्टेट बनाते हैं। कौन सी? यूज लोडिंग की, लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग इक्वल्स टू यूज यूज स्टेट, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स कर देते हैं इसको, इनिशियल स्टेट इसकी। ठीक है, ये जो स्टेट हमने बनाई है ये आप लोगों ने देखी थी ना, लास्ट क्लास में ही बनाई थी हमने। सेम है, वैसी ही है। इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक है, अच्छा नहीं, अगर हम ऐसी एक्सटेंशन बना लेंगे मिसाल है और वो चलेगी तो क्या चलानी पड़ेगी ना। अगर वो ऑटो पे चलेगी तो सारे सर्वर कंपोनेंट में भी यूज क्लाइंट लगा देगी। बना सकते हैं, कस्टम बन जाएगी, लेकिन क्या ज़रूरत है, तो वो नज़र आता है ना एरर आपको फिर। अच्छा ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, हमने एक यूज इफेक्ट बनाया, एक स्टेट बनाई, और हम अब क्या करेंगे, अपनी जो सेट लोडिंग की जो स्टेट है ना, इसको मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जैसे ही यूआई अब जो है ये देखें कि हम लोग ना वो लोडिंग स्टेट जो आती है ना अपनी हमारी स्क्रीन के ऊपर, हम उसको ना रेप्लिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास क्या हो कि जैसे ही मैं मेरी यूआई खुले
तो डेटा फैचिंग से पहले लोडिंग लिखा हुआ आ जाए, हमारी लोडिंग की स्टेट आ जाए, और जैसे ही डेटा आ जाए मेरे पास क्या हो, कंप्लीट डेटा शो हो जाए। तो मैं सेट लोडिंग को क्या करूँगा, ट्रू कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरी सेट लोडिंग की स्टेट ट्रू हो जाएगी, और समझ लीजिए कंसोल लॉग की जगह मेरे पास क्या हो रहा है, डेटा फैच हो रहा है। ये ऐसा अज्यूम कर लें आप लोग कि यहाँ पर डेटा फैच हो रहा है। डेटा फैच हो गया, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। मैंने इसको फॉल्स कर दिया। अच्छा, अब ये जो सेट लोडिंग है ना, इसकी बेसिस के ऊपर ना मैं यहाँ पर जो है ना टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोडिंग अगर ट्रू हो तो क्या दिखाओ, लोडिंग डॉट 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 लोडिंग हो रही है, और एल्स पे क्या दिखाओ, सक्सेसफुल अपडेट दिस इज माय पेज। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है इफ एल्स की, ये जो सबको क्लियर होगी। टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हुए हमने क्या किया, एक लॉजिक यहाँ पर लिख दिया। अब हम अपने पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या होता है। इससे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ये अपना ये खोला हुआ है। अब मैं हिट करता हूँ, देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ आना चाहिए, लोडिंग, और उसके बाद दिस इज माई पेज। ठीक है, ये क्या हुआ, मैं दोबारा हिट करता हूँ, देखें मैंने अपने पेज के ऊपर दोबारा से हिट की। अब की बार क्या हुआ, दिस इज रनिंग बिफोर कंपोनेंट लोड आया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, डायरेक्ट दिस इज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हो क्यों रहा है, कोई ये बता सकता है? नहीं, डेटा में एक सारा टाइम भी लग रहा हो, वो आती तो है, वजह क्या है, मतलब वही तो वजह पूछनी है। मुझे तो पता है यूज इफेक्ट की वजह से हो रहा है, लेकिन हुआ क्या है ऐसा। ये जो स्टेट आप देखें, आप इसको ना सिमुलेट करते हैं क्या हो रहा है बैकएंड पे। आपने हिट की यहाँ पे, ठीक है, हिट करने से क्या हुआ, ये वाला पेज रिक्वेस्ट हुआ। जैसे ही इस पेज पे रिक्वेस्ट आई ना, सबसे पहले कौन सी चीज चली, दिस इज रनिंग बिफोर कंपोनेंट लोड, सबसे पहले क्या चीज चली, यूज इफेक्ट, सबसे पहले यूज इफेक्ट चला। कुछ भी नहीं चला, सबसे पहले क्या चला, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट चला। यूज इफेक्ट ने क्या किया, सबसे पहली चीज ट्रू कर दिया इसको। ट्रू करने के बाद क्या किया, ये कंसोल प्रिंट किया, फिर उसके बाद क्या किया, इसको फॉल्स किया, और उसके बाद यूआई रेंडर कर दी। यूआई रेंडर करते हुए सेट लोडिंग की स्टेट के अंदर क्या रखा हुआ था, फॉल्स था ना। ये इशू हुआ हमारे पास कि हमें ये चीज़ कंफर्म करनी थी कि भाई क्या हमारा यूज इफेक्ट कंपोनेंट लोड होने से पहले चल रहा है। तो ये जो बिहेवियर है ना राइट नाउ जो हम लोग देख रहे हैं, इससे ये चीज़ कंफर्म होती है कि हमारे पास जो यूज इफेक्ट के अंदर लॉजिक लिखी हुई है, ये कंपोनेंट के चलने से पहले चल रही है या बाद में, पहले चल रही है। ठीक है, यूजुअली हम लोगों ने उस चीज़ को जो सिमुलेट किया हुआ होता है ना, सिमुलेट हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पर लगा लें सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या है, एक प्रॉमिस है, हम लोगों ने पढ़ा था ना ये चीज़। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉल बैक पास करते हैं, कॉल बैक के बाद यहाँ पर क्या देते हैं, टाइम आउट दे देते हैं। टाइम आउट के अंदर अगर मैं ये कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर रख दूँ ना, अब वो चीज़ जो मैंने की है ना वो सिमुलेट हो सकती है। ये जो क्या हो कि मेरे पास ये टाइम आउट हो जाए और ये सेट जो हो रहा है ना, जैसे ही वो प्रिंट हो जाए तो वो फॉल्स भी हो जाए, और अब हमारे पास क्या होगा, ये वैसे ही सिमुलेट होगा जैसे कि हम करना चाह रहे हैं। कंडीशन उल्टी लगा दी हमने। दिस इज माई पेज लिखा हुआ है ना पहले, नहीं ना, लोडिंग पहले आना चाहिए ना सर। वो एम्प्टी एरे देना होता है ना, क्या, एम्प्टी एरे कहाँ पे, यूज इफेक्ट पे, यूज इफेक्ट पे। वो तो छोड़ देना, वो एम्प्टी एरे पे हम बाद में आएंगे। देखिए यूज इफेक्ट चला, उसने स्टेट ट्रू की, और इस ट्रू की बेसिस पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, लोडिंग। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
ये जो फॉल्स हो रहा है ना, हटा दो बाय डिफॉल्ट बोल। ये ट्रू हुआ। इसमें बग आ रहा है यार। सर 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 जी सर आपने सेट टाइम आउट के अंदर साइड लोडिंग को पॉज किया हुआ है, हाँ, तो ये तो पॉज हुई होगी, तो लोडिंग को पहले चला देगा ना वो, उसको दिस इज माय पेज को पहले चलाएगा तो ना। 3 सेकंड के बाद फॉल्स होगी ना। आप क्या कह रहे हो, ऐसे कर दूं? हाँ अब वो फॉल्स हो जाती है पहले ही। ये तो सही है। अब क्या होगा? पहले लोडिंग आ रही है, पहले आ रही है क्या? नहीं नहीं, एक सेकंड, सेट टाइम आउट ही लगाया मैंने। जी बताएं भाई, ये सॉल्व कराएं बग। बग आ गया। बग में क्या आ रहा है कि भाई हमारे पास, अब जैसे ही मैं यूज इफेक्ट का जो क्लाइंट साइड के ऊपर पर्पस है ना, वो यही है। अच्छा, सर आपने यूज इफेक्ट के अंदर ये जो हमने काम किया है ना, इसकी जगह हम लोग कोई ना कोई एपीआई फैच करते हैं। ये वाला जो सेट टाइम आउट वाला जो काम किया है ना मैंने, इसकी जगह हम क्या करते हैं? एपीआई की फैचिंग करते हैं, डेटा की फैचिंग करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? यूज इफेक्ट कब चलता है? कंपोनेंट से पहले या बाद में? पहले। ये चीज़ मेक श्योर है। हमें कैसे पता लगी? हमने जब उसको चलाकर देखा विदाउट साइड टाइम आउट, तो उसने क्या किया, जल्दी से सारी चीज़ें करके और रख दी। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, यूज इफेक्ट अब ये हमारा हाफ पार्ट जो हो गया है वो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हाफ पार्ट अभी बाकी है। वो क्या है कि जब हम यूज इफेक्ट बनाते हैं ना, तो यूज इफेक्ट के अंदर एक चीज़ होती है डिपेंडेंसी एरे। ये क्या भला है? क्लाइंट साइड कंपोनेंट के अंदर ये डिपेंडेंसी एरे क्या चीज़ है? ठीक है, ये आइटरेटर मेथड होते हैं ना, एक एक वैल्यू निकाल के मुझे रिटर्न करवाते रहते हैं। ठीक है, और भी होते हैं, लेकिन यह है कि हमने ये दो हमसे रिलेट कर रहे हैं अभी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैप और फॉर ईच में? मैप और फॉर ईच के बीच में क्या डिफरेंस है? सर मैप एक वैल्यू रिटर्न करता है, सही है, और फॉर ईच? फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता। सही। हमारे पास मैप क्या करता है, जो भी डेटा हम उसमें से रिटर्न करवाते हैं ना, वो हमें एक एरे के अंदर रिटर्न करके दे देता है। सही है, उसके अगेंस्ट में वो एक पूरी एरे मेंटेन करके देता है, और हमें बार बार चीज़ें वैल्यू हर स्टेप पे ना रिटर्न करता रहता है। फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। बट हमें यूआई के ऊपर अपने एक बॉक्स रिटर्न करवाने ना, जिसके अंदर हमने टू डू से रिलेटेड डेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? मैप और फॉर ईच। मैप यूज़ करेंगे ना, क्यों? क्योंकि वो रिटर्न करके दे रहा है हमें। रिटर्न नहीं करता, उसका यूज़ केस डिफरेंट है। आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो ना बार बार, तो आप फॉर ईच में कर लेते हो, क्योंकि आपको जब डेटा रिटर्न नहीं करवाना होता। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये आप क्यों, अगर आप मैप में भी कर लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा ना। लेकिन जब वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह और ये एडवांस टॉपिक हैं, जब भी आप जाते हो बहुत आगे, 4-5 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, जब बंदा ये पढ़ना शुरू करता है, सो हम इसको नहीं देखते। अभी हमें ये पता लग गया कि हमने रिटर्न कराना है, तो कौन सा मेथड यूज़ करना है? मैप। तो हम क्या करेंगे? पास रिस्पॉन्स डॉट मैप किया मैंने। मैप के अंदर मेरे पास 2 पैरामीटर, कितने पैरामीटर होते हैं? कौन कौन से? मैप के अंदर हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं होता, हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर होता है। कौन सा? एक कॉल बैक होती है। ये क्लियर है? ये क्लियर है ना? ठीक है। अब ये कॉल बैक के ना 2 पैरामीटर हैं। कौन कौन से? एक होगा हमारा आइटम, उसको हम क्या कह सकते हैं? टू डू। और दूसरा क्या होगा? इंडेक्स होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई? अच्छा, अब हमें यहाँ से रिटर्न क्या करवाना है? हम इसमें से क्या रिटर्न करवाएंगे?
कोई वेरिएबल रिटर्न करवाएंगे या JSX रिटर्न करवाएंगे? JSX रिटर्न करवाएंगे ना, क्यों? क्योंकि कंपोनेंट के अंदर हम कभी भी कुछ भी रिटर्न करवाते हैं तो क्या करवाते हैं? JSX रिटर्न करवाते हैं। अगर मुझे कोई वेरिएबल वगैरह रिटर्न कराने होते तो मैं ये रिटर्न के ऊपर यहाँ से पहले से रिटर्न करवा के, यहाँ पर कोई जो भी चीज़ रिटर्न करानी होती यहाँ पर करवा के और फिर मैं तैयार करके रख लेता और फिर मैं उसको वहाँ पर पास कर देता। जैसे मुझे डेटा चाहिए था, मैंने डेटा कहाँ पे फैच किया? JSX के अंदर तो फैच नहीं किया, मैंने पहले से ही फैच किया कंपोनेंट की बॉडी के अंदर, और वहाँ से फिर कहाँ पे पास करूँगा मैं अब? JSX के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक डिफ बनाई। अच्छा, डिफ के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? इसके अंदर डेटा के अंदर डेटा देख के फिर हम लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है? यूज़र ID। P का टैग लगाते हैं हम और लिख लेते हैं यूज़र ID कॉलन टू डू डॉट। अब देखें हमारे पास ये इंटेलिजेंस आ रही है, ये कहाँ से आ रही है हमारे पास? टाइप स्क्रिप्ट दे रहा है। कैसे है, क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप लगाई हुई है और ये वाली जो टाइप है यहाँ तक इनहेरिट हो रही है। जब मैप ने उसको उसके ऊपर मैप किया तो क्या हुआ हमारे पास? उसको पता लग गया कि अच्छा ये टू डू वाली एरे थी, तो अब जो ये आइटम दे रहा है ये टू डू वाला आइटम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया टू डू डॉट यूज़र डॉट ID। अच्छा, अब बाकी की चीज़ें भी प्रिंट करवा लेते हैं। और क्या था हमारे पास? उसमें हमारे पास ID थी, तो यहाँ पर कैसे आएगी वो? ID आ गई। और क्या होगा? क्या टाइटल था? टू डू डॉट टाइटल हो गया हमारे पास। और क्या था? कंप्लीटेड। सही है। अच्छा, कंप्लीटेड के लिए हम क्या करेंगे? सही है। कंप्लीटेड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ वैल्यू रिटर्न हो रही है? ट्रू। वो क्या है? बूलियन। बूलियन राइट नाउ जो हमारे पास UI के ऊपर ना डायरेक्टली नज़र नहीं आता। अगर मैं वहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिख दूंगा ना तो वो UI पे नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, UI को समझ में नहीं आती या ब्राउज़र को समझ में नहीं आती। तो मैंने यहाँ पर इस केस में क्या किया है? बूलियन को एज अ स्ट्रिंग दिखाया है UI के ऊपर। ऐसे ही किया है ना? तो अब मेरे पास से क्या रिटर्न होगा? मैप के अंदर से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा यहाँ पर। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जब हमने वर्चुअल डॉम को डिस्कस किया था तो हमने एक चीज़ देखी थी, हमने एक बात की थी कि जब भी हम कोई भी चेंज करते हैं तो रिएक्ट जो है वो डायरेक्टली चेंज नहीं करता डॉम के ऊपर, वो क्या करता है? वर्चुअल डॉम के ऊपर चेंजेस करता है और कंपेयर करता है दोनों डॉम्स को। जहाँ पर भी वो चेंजेस नज़र आते हैं वो उसी जगह पे जाके वो चेंज कर देता है। अब यहाँ पर मैं ये बहुत सारे मैप कर रहा हूँ, तो क्या ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी क्या राइट नाउ रिएक्ट इस चीज़ को समझ जाएगा? कहीं पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो वो पकड़ लेगा कौन से डिफ पे चेंज हुआ? अभी राइट नाउ उसको नहीं पता लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा जो लोगों का एरर आता है वो यही आता है कि भाई हम लोग ना इसके अंदर एक की प्रॉप सेट करते हैं ताकि वो रिएक्ट जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा डिफ, ठीक है, वो डिफ के अंदर के कंटेंट को यूज़र डॉट ID के अंदर कौन सी स्ट्रिंग लिखी हुई है ये नहीं समझता वो ये समझता है कौन सा डिफ, कौन सा P टैग, कौन सा LI। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा इंडेक्स तो यूनिक है ना, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स होता है वो यूनिक होता है, तो हम यहाँ पर इंडेक्स को पास कर देंगे। दैट्स इट। अब ये हमारा प्रॉपरली क्रिएट हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम इसकी UI के ऊपर जाकर चेक करते हैं कि हमारे पास UI के ऊपर इसका क्या रिस्पॉन्स है। जी सॉरी, ठीक हो गया, कंप्लीटेड कर दिया। इसको हिट करते हैं। हमारे पास डेटा आ गया, सारा का सारा डेटा आ गया। अब इसके अंदर अगर हम देखें सारी की सारी टू डूज प्रिंट हो रही हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना हम थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं, क्लास नेम लगा के कि भाई क्या करें? BG ग्रीन स्लेट करते हैं, ना तेरा ना मेरा। फ्लैक्स लगा देते हैं, गैप
अच्छा, इसको कर देते हैं 300 और गैप दे देते हैं कौन सा 5 और फ्लैक्स की डायरेक्शन कौन सी कर दें? फ्लैक्स कॉल। फ्लैक्स कॉल, वरना तो एक लाइन में आ जाते सारे। आ गए ना? बॉर्डर शॉर्डर दे दें, बैकग्राउंड नहीं लगा यार, कुछ चेंज डिफरेंट सीन हो गया। रेड लगा दे सर, रेड लगा दे सर, लगा है वो पूरे का पूरा बैकग्राउंड लग गया। अच्छा एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब ना बॉर्डर दे देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। बॉर्डर लगा दिया और बॉर्डर कितना दें? ऐड पिक्सल। बॉर्डर -2 कर दें। बॉर्डर ब्लैक। डबल क्लास हो गई। बॉर्डर स्लैश डैश। लगाना पड़ता है अलग से कलर। सही बनाना जरा YouTube पे। अब आ गया हमारे पास अलग अलग टू डूज, अलग अलग तरीके से हमारे पास शो हो रही है। अब ये कोई 200 टू डूज हैं जो इसने फैच करके मुझे दिए, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास सर्वर साइड के ऊपर डेटा फैचिंग वर्क करती है। इसके अंदर किसी की कोई कंफ्यूजन है? अभी भी फैच सबको समझ में आ गया? अच्छा चलें ऐसे पूछता हूँ, फैच किससे डेटा फैच कर सकते हैं आप? फैच के अंदर एक मिसाल है, क्या लिखना है आपको? सिंपल सा, यहाँ पे फैच के अंदर URL दिए, डेटा दे देगा आपको, ठीक है। ये चीज़ कर लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं? इसको जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी टाइप बना सकते हैं, ठीक है। उसको कंसोल करा के और उसको UI पे दिखा सकते हैं मैप को यूज़ करके। मैप वाले पे स्लो हो गई आवाज़, कर लेंगे ना? अगर आप लोग इतना भी कर लेते हैं ना, आज यहाँ से जाके घर पे दोबारा कोड में दूंगा ज़रूर, लेकिन आपको उसको क्लोन करना है, लेकिन उसको चलाना नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करना उसके अंदर से। आपको कोड को देख के अपना कोड दोबारा से लिखना है। कैसे? कि आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करेंगे mycode.tsx और यहाँ पर से ना देख के लिखेंगे। इसके अंदर देखा, अच्छा भाई यहाँ पर कंपोनेंट बना हुआ है, आपने कंपोनेंट बनाया और फिर आपने इस तरीके से चीज़ें करते चले गए सारी देख के। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V कर दिया, उसके अंदर तो कुछ सीखेंगे ही ना। जब तक आप लोगों की मसल मेमोरी बिल्ड नहीं होगी ना फिंगर्स की, आपके ब्रेन के अंदर वो चीज़ें बार बार चलेंगी नहीं। अच्छा अब फैच लिखना है, अब ये करना है, अब ये URL कॉल करना है, इस तरीके से डेटा हमारे पास आएगा, तो जब तक कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। ये कौन सी हमने फैचिंग देखी है डेटा की? सर्वर साइड थी, क्लाइंट साइड थी? सर्वर साइड। अब क्लाइंट साइड देखते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लाइंट साइड के ऊपर डेटा हमारे पास किस कौन सी बेसिस पे फैच हो रहा होता है? या तो हमारे पास डेटा ऐसे फैच होना होगा कि एक पेज कॉल हुआ, उसके अंदर डेटा की नीड है। अभी इस केस में तो हमारे पास डेटा पहले से ही फैच होकर आ रहा है ना। जैसे अभी हमारे वाले केस में हमारी UI के ऊपर टू डूज के डेटा की नीड है हमें, लेकिन ये वाला जो डेटा है हमारे पास कंपोनेंट लोड होने से पहले नज़र आना चाहिए ना। तो वो लोड होने से पहले जो डेटा होता है वो हमारे पास लोड होता है कहाँ, कैसे? यूज इफेक्ट के थ्रू, सही है। और दूसरा डेटा हमारे पास कैसे लोड होता है कि अब एक मिसाल है, मैंने फॉर्म के ऊपर सबमिट क्लिक किया तो वहाँ से भी कोई ना कोई API कॉल होगी ना। तो वो भी एक कोई ना कोई फॉर्म है API कॉल होने की, तो वो कैसे होगी? ऑन क्लिक के ऊपर, ऐसे ही है। अच्छा, तो अब क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग पढ़ने के लिए हमें क्या चीज़ पढ़नी ज़रूरी है? यूज इफेक्ट पढ़ना ज़रूरी है, सही है। तो हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा है आज का? हुक्स। अच्छा, हमारी दोस्ती से चल रहा है, ऐसा बार-बार ही पीछे नहीं है। देख रहा है। फराज भाई मोए हो गए। अच्छा याद तो आगे अभी कर। नींद आ रही है। हमारे पास ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा ऐसा, बहुत ज़्यादा। नेम, मैं सो गया था, अभी उठाऊँ। फहद, एज क्या पढ़ रहे हैं? मिसाल 25,
हो जाता है। अभी एक डेकेड आगे जाके आया हूँ मैं वापसी। सही था। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? ये स्ट्रिंग हुआ है ना आपके पास, अब आपको इसको कहाँ पे कन्वर्ट करना है? ऐसे, ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाना है इसको, ठीक है? ये समझ में आया स्ट्रिंग और जेसन का क्या फर्क है? Yes, sir. फिर आप क्या करेंगे, इसको ये करके आपने एक मिसाल है कि यहाँ पे कुछ कॉलम ऐड कर दिया, एक मिसाल है डेजिग्नेशन का, और यहाँ पे मैं एक मिसाल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आपने क्या किया, दोबारा से ये प्रोसेसिंग हो गई कोई ना कोई, और आपने क्या किया, इसको फिर से स्ट्रिंगिफाई करके कहाँ पे भेज दिया? क्लाइंट पे, या कुछ भी किया, या इसको प्रोसेसिंग करके आपने सेव करा दिया कहीं। लेकिन जब भी हम सेव करेंगे तो स्ट्रिंग में सेव करेंगे, कहीं पे डेटा ट्रांसफर करेंगे तो स्ट्रिंग में ट्रांसफर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे तो जेसॉन में करेंगे, उस पर कभी भी प्रोसेसिंग करेंगे तो जेसॉन में करेंगे। क्लियर है? तो समझाने के लिए थोड़ा बहुत लिखा, ठीक हो गया। जी अच्छा, पहले हम ना ये कंसोल चलाकर देख लेते हैं, फिर हम ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? अभी तक हमने जो भी समझना समझ लिया, उसको फिर ये जैसी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी ना, ये मैं यहाँ पे क्या किया, रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, इक्वल्स टू, हमने क्या करा, हमारे पास हमने ये चीज़ देखी थी कि जब भी हम कोई भी एपीआई कॉल करते हैं तो कॉल स्टैक पे वो कहाँ पे रन होती है? कॉल बैक क्यू के अंदर, देखा था? ऐसे ही था ना जब हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, टाइप स्क्रिप्ट पढ़ते हुए हमारे पास क्या हो रहा था, हमारे पास पेज लोड होते हुए अगर हमने कोई एपीआई कॉल की है और अगर उसमें टाइम लग रहा है तो हम क्या करते हैं, अपने यूज़र को वेट कराते हैं, उसको कोई ना कोई लोडिंग स्टेट दिखाते हैं। जैसे ही कि अगर आप facebook.com के ऊपर जाएं और वहाँ पर आपको एक लॉगिन का पेज नज़र आता है, लॉगिन का पेज नज़र आएगा ना, अगर आप लोगों ने लॉगिन नहीं किया हुआ तो आप वहाँ पर अपनी ईमेल लिखते हैं और पासवर्ड लिखते हो। जैसे ही आप एज सून एज यू हिट एंटर, उसके बाद क्या होता है कि वो आपको थोड़ा सा वेट कराता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसके पास वो रिस्पांस नहीं आ जाएगा कि हाँ ये यूज़र सही है, इसको आने दो, और जैसे ही यूज़र सही होगा तो फिर वो उसका डेटा भी भेजेगा साथ में, ऐसे ही होगा। या वो नहीं भेजेगा तो एक दूसरी एपीआई कॉल करके आपका डेटा लेके आएगी। क्लियर है? तो उसके अंदर इतने टाइम के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास यूज़र को वेट करना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये सारा का सारा काम हम एक कॉल बैक क्यू के अंदर कराते हैं, अपने प्रॉमिस के थ्रू कराते हैं, अगर और आसान अल्फाज में बोले एसिंक अवेट के थ्रू कराते हैं। ऐसे ही होता है। जब हम एसिंक अवेट के अंदर काम करा रहे हैं तो अगर हम एसिंक अवेट ना करें तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर एंटर करूँगा ना, हिट करूँगा एंटर को, तो क्या होगा, स्क्रीन ना वहीं के वहीं रहेगी, कुछ भी नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर। डेटा की रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, रिक्वेस्ट आएगी, फिर डेटा आएगा, जब तक सब कुछ नहीं आ जाएगा जब तक तो हम मूव ही नहीं कर सकते आगे वाले पेज पे। तो यूज़र को ऐसा लगेगा कि जो है ना कुछ हुआ ही नहीं, लगता है कि एंटर ही प्रेस नहीं हुआ। यूज़र को थोड़ी पता है कि मैंने एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो नेटवर्क रिक्वेस्ट में जाके देख लूँगा मैं, वो तो डेवलपर को पता है ना कि हमें पता लग जाएगा कि भाई रिक्वेस्ट गई है कि नहीं गई। सो यूज़र को हमें कोई ना कोई ऐसी इंटरेक्टिविटी दिखानी पड़ेगी जिसके थ्रू वो क्या कर सके, उसको पता लगे कि प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। यूज़र का एक्सपीरियंस हम ख़राब नहीं होने देते, तो उसके लिए हम क्या दिखाते हैं, एक लोडिंग की स्क्रीन दिखा देते हैं और डेटा को भेज देते हैं एसिंक अवेट के अंदर या कॉल बैक क्यू के अंदर कि जाओ आप रिजॉल्व हो जाओ, मैं यहाँ पर आपके पास वेट नहीं कर रहा, जब आप हो जाओ आखिर के अंदर आप आ जाना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अवेट लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अवेट लिख लिया है, यहाँ पर अब मेरे पास एक एरर आ रहा है कि वो कहता है भाई कांट फाइंड नेम अवेट, सॉरी यहाँ पर अगर हम फैच लिख दें अब ये पकड़ लेगा एरर। अब ये क्या कह रहा है, अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन द एसिंक फंक्शंस एंड एट द टॉप लेवल ऑफ मॉड्यूल्स।
सो वो क्या कह रहा है कि इसको एसिंग बना लो। अच्छा, बन रहे हैं ना। ये चीज़ अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कंपोनेंट है ना, हमने उसको एसिंग कर दिया, हमने जान छुड़ाई है अपनी एसिंग से, ठीक है। अब हमारे पास हमने जब पढ़ा था, जब कॉल स्टैक वगैरह पढ़ रहे थे, तो हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास कुछ ब्राउज़र की APIs हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। वो कौन सी APIs होती हैं, जैसे सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू हम ब्राउज़र से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज हो गई हमारी, सेशन स्टोरेज हो गई, कुकीज़ हो गए, ये सारी क्या हैं? वेब APIs है हमारी, ब्राउज़र की APIs है ना। रिपीट करें, कौन सी APIs है ये हमारे पास? ब्राउज़र APIs या वेब APIs, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक API हमारे पास होती है फैच API। फैच API हमारे पास क्या करती है, हम इसको एक URL प्रोवाइड करते हैं, वो हमें डेटा फैच करके देती है। सिंपल सा काम करती है, सिर्फ हमें इसको एक URL देंगे और ये क्या करेगी, डेटा वहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट भेज देगी वहाँ पे और वेट करेगी रिस्पॉन्स का, और रिस्पॉन्स के अंदर जो भी चीज़ उसको मिलेगी वो लाकर दे देगी। अगर मैं एक google.com के ऊपर कॉल रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है मुझे? गूगल का पेज। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ से मुझे गूगल का पेज नहीं मिले? नहीं हो सकता। जो भी बोल रहे हैं भाई बोले ना, नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी बोल रहे हैं गूगल, क्या नाम है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि गूगल का पेज ना मिले, हैंड रेस करें। नहीं होगा। और कौन कौन कह रहा है कि हो सकता है? सर्वर पे होगा तो मिल जाएगा। सेम बात बोली मैंने 2 दफा और देखो हाथ चेंज हो गए। बगैर सोचे हाथ उठा रहे हो। देखें, 2 तरीके के रिस्पांस आते हैं हर रिक्वेस्ट के हमारे अगेंस्ट में। या तो एक सक्सेस रिस्पांस होगा, दूसरा फेलियर का रिस्पांस या रिजेक्शन का रिस्पांस। कि रिस्पांस रिजेक्टेड, पेज इज नॉट अवेलेबल, नॉट फाउंड आता है ना, नॉट फाउंड 404 ऐसे ही आता है ना। कौन सा रिस्पांस है? क्या आपने वहाँ पे जो पेज मांगा था मिला था आपको? नहीं मिला ना। नॉट फाउंड आ गया, मतलब रिजेक्शन रिस्पांस आया, लेकिन क्या हुआ, रिस्पांस आपके पास आया, एक रिस्पांस आ गया आपके पास, ठीक है। सो कौन कौन से रिस्पांस होते हैं हमारे पास? रिजॉल्व और रिजेक्ट। क्या बोला आपने? सक्सेस और फेलियर। सक्सेस और फेलियर, ठीक है। हमारे पास 2 तरीके के रिस्पांस होते हैं, या तो सक्सेस होता है या तो फेलियर हो गया। फेलियर का मतलब कोई एरर आ जाएगा या कोई नॉट फाउंड ऐसी चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब हमें फैच को ना कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। पहला जो पैरामीटर है ना उसका क्या है? URL है। अब URL हमने यहाँ से उठा लिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। URL हमने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। और दूसरा URL फैच को क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसका मेथड। हमारे पास जितनी भी APIs होती हैं उनके ऊपर 4 तरह के मिनिमम मेथड्स अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से? गेट, पोस्ट, पुट या अपडेट और डिलीट। दीज आर कॉल्ड CRUD ऑपरेशंस। क्रिएट, अपडेट, पुट एंड डिलीट, ठीक है। सो क्रिएट, अपडेट, हाँ वही क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ऐसे ही है। सो ये जो 4 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, और ये API जब आप कॉल कर रहे होते हो, जब आपको बतानी पड़ती है कि भाई जब मैं ये कॉल कर रहा हूँ तो भाई मुझे बताओ कि कौन सी कॉल भेजनी है। मैंने जब ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर लिखी तो कौन सी कॉल गई थी? गेट। क्योंकि ब्राउज़र के अंदर जो एड्रेस बार में जो भी URL लिखो ना, सेट हुआ हुआ है कि गेट की कॉल होगी। क्यों? क्योंकि गेट ही करते हैं हम यहाँ से। कभी ऐसे देखा है कि facebook.com लिखा और कुछ भेज रहे हो? नहीं करते ना। हम लोग क्या करते हैं, गेट कर रहे होते हैं। तो ब्राउज़र से बाय डिफॉल्ट कौन सी कॉल जाती है? गेट की। वो कोड के अंदर से जा रही है ना, लेकिन ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास फैच के अंदर हमें क्या बताना है? मेथड गेट बताना है। बाय डिफॉल्ट फैच ने भी ये चीज़ इंप्लीमेंट की हुई है कि अगर हम उसको मेथड ना बताएं तो वो गेट ही भेजेगा।
क्लियर है? तो अभी हम मेथड नहीं बता रहे, बाय डिफॉल्ट सेट है जी। मैं रिपीट करता हूँ, ब्राउजर से जी मैम, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट हम किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस रिक्वेस्ट के कोई ना कोई मेथड्स होते हैं। मेथड कैसे? अगर हम गेट कर रहे हैं डेटा तो हम बताते हैं, उस एपीआई प्रोवाइडर ने अगर डेटा भेजने के लिए एपीआई बनाई है ना, तो क्या करेगा, वो गेट का मेथड लगाएगा ताकि यूजर उससे डेटा गेट कर सके, मंगवा सके, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, एक एपीआई बैकएंड डेवलपर बनाएगा जो कि डेटा सर्वर पे रिसीव करने के लिए बनाएगा ताकि वो उसको कहीं स्टोर करा सके। जैसे कि बायोडेटा की कोई एपीआई हो गई, या जो आपके पास जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था गवर्नर हाउस की वेबसाइट का, वहाँ पर क्या था, डेटा था, डेटा हमने रिसीव किया और सर्वर पे गया, सर्वर ने डेटाबेस में सेव कर दिया। तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, डेटा हमारे पास सर्वर पे रिसीव हो रहा है, हमारे पास आ रहा है डेटा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, बैकएंड डेवलपर पोस्ट की एपीआई बना देगा कि डेटा जो है कोई भी क्लाइंट जो है वो पोस्ट कर सके। सही है, देखिए नाम से समझ जाएंगे आपके हो क्या रहा है। गेट से मतलब डेटा आएगा, पोस्ट से मतलब डेटा जाएगा, अपडेट से क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके अंदर आप कोई अपडेट कर सकते हो। आपने फ़ोन नंबर चेंज कराना है, आपने ईमेल चेंज करानी है, तो वो अपडेट की एपीआई होगी, ना कि पोस्ट की एपीआई होगी। ऐसे ही होगा ना। अब कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, तो उनको रिमूव भी करना है, तो उसके लिए कौन सी एपीआई चाहिए, डिलीट की एपीआई चाहिए। क्लियर है जी? हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट वाली, सही है। अच्छा, हमने ये चीज़ कर ली और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें, अभी एपीआई तो कॉल होगी बाद में, पहले हमारी एप्लीकेशन को पता भी होना चाहिए कि हमारी एप्लीकेशन के डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी टाइप क्या है। पहले हम बात करते थे ना कि डेटा की जो टाइप होगी वो आपको बैकएंड डेवलपर बताएगा। अब हमारे सामने डेटा है, इसकी हमें टाइप बनानी है। अब वो आप लोग बनवाएं यहाँ पे मुझसे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरफेस, ठीक है। क्या नाम लिखूँ इसका, आई टू डू कर देते हैं इसको, ठीक है। यूजुअली एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं हम टाइप्स बनाते हुए, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ब्रैकेट को ओपन कर दिया। इंटरफेस ऐसे ही बनता है, क्लियर है। अब इसकी आगे की टाइप बनवाएं। क्या क्या आ रहा है इसमें, यूजर आईडी, इसकी टाइप क्या है, नंबर है। ये वाली आवाज बहुत आती है, क्लियर, ठीक है। अब क्लियर है, अब नजर आ रहा है सबको पीछे तक। प्रोजेक्टर्स हमारे पास चल रहे हैं ना, अच्छा नहीं, सब लोग ये भी देख रहे हैं असेंबली में, सही है। तो हमारे पास जो यूजर आईडी है उसकी टाइप क्या है, नंबर। और उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, आईडी की टाइप क्या है, नंबर। कैसे पता लगा सर, नंबर डेटा में लिखा हुआ है, यस सर। डेटा को देख के बनाते हैं हम टाइप। और उसके बाद टाइटल के अंदर क्या है, टाइटल स्ट्रिंग। टाइटल के अंदर हमारे पास है स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, कंप्लीटेड बूलियन, ये बूलियन हो गई, टाइप बन गई हमारे पास। और हमें ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि हमारे डेटा के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई इनकंसिस्टेंट स्ट्रक्चर हो के कहीं पे कंप्लीटेड गायब है, कहीं पे टाइटल गायब है, कहीं पे आईडी गायब है। तो हमारे पास ऐसी चीज़ कहीं पे भी नहीं हो रही। अगर हमारे पास कंप्लीटेड कहीं होता, कहीं नहीं होता, तो हम उसको ऑप्शनल टाइप बना लेते। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, ऑप्शनल के लिए क्या करते, क्वेश्चन मार्क लगा देते। क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई ऑब्जेक्ट की टाइप। यहाँ पर हम लगाएंगे इंटरफेस आई टू डू, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, ये है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हमें देखें ना, हमारे पास यहाँ पे एक एरे बनी हुई है ना, तो इस एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि आपने अभी तक इसको बना दिया है, यूज नहीं किया, लिंटिंग का एरर है। सही हो गया। अच्छा, हमारे पास जो हमारे डेटाबेसेस है ना, ये चीज़ सब ध्यान से सुने, और जो भी लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो रख दें प्लीज़।
हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर डेटा सेव होता है ना, वो एक किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर सेव हुआ होता है, और हमारे पास जो एप्लीकेशन से डेटा आता है वो भी किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर आता है। फॉर्मेट के अंदर किसी ना किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर डेटा की ट्रैवलिंग होती है, और फिर हमारे पास यूआई के ऊपर जो जिस फॉर्मेट के अंदर दिखता है वो एक अलग फॉर्मेट होता है। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस फॉर्मेट है जिसके अंदर हम डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। सेंड और रिसीव नहीं करते, डेटा को प्रेजेंट करते हैं। वो कौन सी फॉर्म है? जेसॉन फॉर्म। जेसॉन फॉर्म क्या होती है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूजुअली जितने भी हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा जो होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन वो किसी ना किसी स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर होगा। वो एज अ टाइप स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, उसकी हम पार्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस पे, सर्वर लेगा डेटा, उसके अंदर वो क्या करेगा, डेटा को क्या करेगा, वो सबसे पहले डेटा को जेसॉन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, वो प्रोसेसिंग का एक पार्ट है जेसॉन। जेसॉन के अंदर कन्वर्ट करेगा और फिर उसके अंदर सारी प्रोसेसिंग करके जेसन का एक ऑब्जेक्ट बना देगा। उसके बाद क्या करेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, मतलब उस जेसन को स्ट्रिंगीफाई कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद क्लाइंट पे भेज देगा, रिस्पॉन्स कर देगा। अब जब हमारे पास डेटा आएगा ना, तो वो होगा क्या, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई हुआ है वो। तो अब हमें क्या करना है उसको, अब हमें क्या करना है उसको जेसन के अंदर कन्वर्ट करना है। जेसन में स्ट्रिंगीफाइड है ना जेसन। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, मैं बनाता हूँ। हमारे पास नेम, सही है, फहद, दोनों तरफ जो है ना ये स्ट्रिंगिफिकेशन हुई हुई है। यूजुअली हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे होती है, की के ऊपर होती है, कभी नहीं होती। जब तक हम कोई की ऐसी ना बना दें कि जिसके अंदर कोई समझ लें कि वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन या की नेमिंग कन्वेंशन को वो ऑब्सोलीट कर रही हो। जैसे यहाँ पर अगर मुझे पहले उसके ऊपर 1 यूज़ करना है तो वो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, नंबर यूज़। ठीक है, एरर दे रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना इसको ऐसे बना लेता हूँ, लेकिन वो एक अलग केस है। लेकिन जेसॉन में हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्ट्रिंगिफाइड होती है। एक मिसाल है, नेम हो गया, एज हो गई। अब एज भी क्या है, एज 25 ऐसे ही लिखी हुई होती है। तो ये जो डेटा सारा का सारा है ना, ये स्ट्रिंगिफाई हुआ हमारे पास आया है। हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है, हमें इसको जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे कन्वर्ट करके अपने पास लेके आना है। ठीक है, एरर क्यों आ रही है? ओ, क्लियर हो गया? सो अब इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए ना मुझे इसको जेसॉन डॉट इस डेटा को पार्स करना पड़ेगा। पार्स करना मतलब नहीं, आसान अल्फाज में समझते हैं ना पहले कि पार्सिंग क्या होती है। भाई डेटा को जो हमने ट्रैवलिंग के अंदर इसके जो बार बार हम जो फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, स्ट्रिंग से क्या था डेटाबेस में रखा हुआ था, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, सर्वर ने बुलाया, उसको जेसन में कन्वर्ट किया। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया, एक आसान अल्फाज में उसने प्रोसेसिंग की, फिर स्ट्रिंग में बना दिया, फिर उसने रिटर्न कर दिया क्लाइंट के ऊपर, और क्लाइंट के ऊपर आगे क्या हुआ, स्ट्रिंग आया। स्ट्रिंग को फिर हमने क्या किया, जेसन में कन्वर्ट किया। तो ये 2 फॉर्मेट आ रहे हैं हमारे पास, स्ट्रिंग और जेसन। जब भी हमारे पास कोई प्रोसेसिंग हमें करनी है, उसको डेटा को प्रेजेंट करना है कहीं पे, तो वहाँ पर हम उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे। और जब भी हमें डेटा को स्टोर करना है या कहीं पे भेजना है, तो हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग होती है, वो आप लोग थोड़ी सी स्टडी करेंगे समझ में आ जाएगी, नहीं भी आती कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखें कि स्ट्रिंग कोई पूछता भी नहीं है ये वाली चीज़ें, सही है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट पार्स्ड रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट और रेस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर एक हमारे पास मेथड आ जाएगा जेसन। जेसन कैपिटल में होगा, कैपिटल में होगा जब वो आप टाइप गलत जगह लगाइए। जब
आप उसका क्लास लेके आते हो और उसके आगे जाकर आपको मेथड स्ट्रिंग की जो कोई टाइप नहीं होती ना, स्ट्रिंगीफाई और डॉट दूसरे ऐसे ही होता है ना जैसे कैपिटल होता है जी। अभी हाँ, लेकिन ये वो जो स्ट्रिंग की टाइप जो स्ट्रिंग है वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर है। अभी वो वाला जो स्ट्रिंग है वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो आप जब पढ़ेंगे मार्क डाउन होता है वो आप देखेंगे तो समझ में आएगा। सही है। तो वो पहले ही समझा है रिस्पॉन्स के अंदर कोई जो है ना प्रॉमिस नहीं पड़ा हुआ, वो वाली स्ट्रिंग नहीं पड़ी हुई, बल्कि वो समझ रहा था क्या पड़ा हुआ है, एक आई टू डू की एरे पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर डॉट जेसन का कोई मेथड ही नहीं होता एरे के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, मैं बता दूंगा। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी कहाँ पे? सर्वर पे। सर्वर को डेटा चाहिए, ठीक है। ये आइटरेटर मेथड होते हैं ना, एक एक वैल्यू निकाल निकाल के मुझे रिटर्न करवाते रहते हैं, ठीक है। और भी होते हैं, लेकिन यह है कि हमने ये दो हमसे रिलेट कर रहे हैं अभी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैप और फॉर ईच में? मैप और फॉर ईच के बीच में क्या डिफरेंस है? सर मैप एक वैल्यू रिटर्न करता है, सही। और फॉर ईच? फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता। सही। हमारे पास मैप क्या करता है, जो भी डेटा हम उसमें से रिटर्न करवाते हैं ना, वो हमें एक एरे के अंदर रिटर्न करके दे देता है। सही है। उसके अगेंस्ट में वो एक पूरी एरे मेंटेन करके देता है और हमें बार बार चीज़ें वैल्यू हर स्टेप पे ना रिटर्न करता रहता है। फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। बट हमें यूआई के ऊपर अपने एक बॉक्स रिटर्न करवाने ना, जिसके अंदर हमने टू डू से रिलेटेड डेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? मैप और फॉर ईच। मैप यूज़ करेंगे ना, क्यों? क्योंकि वो रिटर्न करके दे रहा है हमें। रिटर्न नहीं करता, उसका यूज़ केस डिफरेंट है। आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो ना बार बार, तो आप फॉर ईच में कर लेते हो, क्योंकि आपको जब डेटा रिटर्न नहीं करवाना होता। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये आप क्यों, अगर आप मैप में भी कर लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा ना। लेकिन जब वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह और ये एडवांस टॉपिक हैं, जब भी आप जाते हो बहुत आगे, 4-5 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, जब बंदा ये पढ़ना शुरू करता है, सो हम इसको नहीं देखते। अभी हमें ये पता लग गया कि हमने रिटर्न कराना है तो कौन सा मेथड यूज़ करना है? मैप। तो हम क्या करेंगे? पास रिस्पॉन्स डॉट मैप किया मैंने। मैप के अंदर मेरे पास दो पैरामीटर, कितने पैरामीटर होते हैं? कौन कौन से? मैप के अंदर हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं होता, हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर होता है। कौन सा? एक कॉल बैक होती है। ये क्लियर है? ये क्लियर है ना? ठीक है। अब ये कॉल बैक के ना दो पैरामीटर हैं। कौन कौन से? एक होगा हमारा आइटम, उसको हम क्या कह सकते हैं? टू डू। और दूसरा क्या होगा? इंडेक्स होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई? अच्छा, अब हमें यहाँ से रिटर्न क्या करवाना है? हम इसमें से क्या रिटर्न करवाएंगे? कोई वेरिएबल रिटर्न करवाएंगे या JSX रिटर्न करवाएंगे? JSX रिटर्न करवाएंगे ना। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट के अंदर हम कभी भी कुछ भी रिटर्न करवाते हैं तो क्या करवाते हैं? JSX रिटर्न करवाते हैं। अगर मुझे कोई वेरिएबल वगैरह रिटर्न कराने होते तो मैं ये रिटर्न के ऊपर यहाँ से पहले से रिटर्न करवा के, यहाँ पर कोई जो भी चीज़ रिटर्न करानी होती यहाँ पर करवा के, और फिर मैं तैयार करके रख लेता और फिर मैं उसको वहाँ पर पास कर देता। जैसे मुझे डेटा चाहिए था, मैंने डेटा कहाँ पे फैच किया? JSX के अंदर तो फैच नहीं किया, मैंने पहले से ही फैच किया कंपोनेंट की बॉडी के अंदर, और वहाँ से फिर कहाँ पे पास करूँगा मैं? अब JSX के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने एक डिव बनाई। अच्छा, डिव के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? इसके अंदर डेटा के अंदर डेटा देख के फिर हम लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है? यूज़र आईडी। पी का टैग लगाते हैं हम और लिख लेते हैं यूज़र आईडी कॉलन टू डू डॉट। अब देखें हमारे पास ये इंटेलिजेंस आ रही है। ये कहाँ से आ रही है हमारे पास? टाइप स्क्रिप्ट दे रहा है। कैसे? क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप लगाई हुई है
और ये वाली जो टाइप है यहाँ तक इनहेरिट हो रही है। जब मैप ने उसके ऊपर मैप किया तो क्या हुआ हमारे पास, उसको पता लग गया कि अच्छा ये टू डू वाली एरे थी, तो अब जो ये आइटम दे रहा है ये टू डू वाला आइटम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया टू डू डॉट यूजर डॉट आई डी। अच्छा, अब बाकी की चीज़ें भी प्रिंट करवा लेते हैं। और क्या था हमारे पास, उसमें हमारे पास आईडी थी, तो यहाँ पर कैसे आएगी वो आईडी आ गई। और क्या होगा, क्या टाइटल था, टू डू डॉट टाइटल हो गया हमारे पास। और क्या था, कंप्लीटेड। सही है। अच्छा, कंप्लीटेड के लिए हम क्या करेंगे, सही है। कंप्लीटेड के अंदर हमारे पास क्या चीज वैल्यू रिटर्न हो रही है, ट्रू। वो क्या है, बुलियन। बुलियन राइट नाउ जो हमारे पास यूआई के ऊपर ना डायरेक्टली नजर नहीं आता। अगर मैं वहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिख दूंगा ना तो वो यूआई पे नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, यूआई को समझ में नहीं आती या ब्राउजर को समझ में नहीं आती। तो मैंने यहाँ पर इस केस में क्या किया है, बुलियन को एज अ स्ट्रिंग दिखाया है यूआई के ऊपर, ऐसे ही किया है ना। तो अब मेरे पास से क्या रिटर्न होगा, मैप के अंदर से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा यहाँ पर। ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, जब हमने वर्चुअल डॉम को डिस्कस किया था तो हमने एक चीज़ देखी थी, हमने एक बात की थी कि जब भी हम कोई भी चेंज करते हैं तो रिएक्ट जो है वो डायरेक्टली चेंज नहीं करता डॉम के ऊपर, वो क्या करता है वर्चुअल डॉम के ऊपर चेंजेस करता है और कंपेयर करता है दोनों डॉम्स को। जहाँ पर भी वो चेंजेस नज़र आते हैं वो उसी जगह पे जाके वो चेंज कर देता है। अब यहाँ पर मैं ये बहुत सारे मैप कर रहा हूँ, तो क्या ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी क्या राइट नाउ रिएक्ट इस चीज़ को समझ जाएगा, कहीं पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो वो पकड़ लेगा कौन से डिस्क पे चेंज हुआ। अभी राइट नाउ उसको नहीं पता लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोगों का एरर आता है वो यही आता है कि भाई हम लोग ना इसके अंदर एक की प्रॉप सेट करते हैं ताकि वो रिएक्ट जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा डिफ, ठीक है, वो डिफ के अंदर के कंटेंट को यूजर डॉट आई डी के अंदर कौन सी स्ट्रिंग लिखी हुई है ये नहीं समझता वो ये समझता है कौन सा डिफ, कौन सा पी टैग, कौन सा एल आई। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा इंडेक्स तो यूनिक है ना, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स होता है वो यूनिक होता है, तो हम यहाँ पर इंडेक्स को पास कर देंगे, दैट्स इट। अब ये हमारा प्रॉपरली क्रिएट हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम इसकी यूआई के ऊपर जाकर चेक करते हैं कि हमारे पास यूआई के ऊपर इसका क्या रिस्पॉन्स है। जी सॉरी, ठीक हो गया, कंप्लीटेड कर दिया, इसको हिट करते हैं। हमारे पास डेटा आ गया, सारा का सारा डेटा आ गया। अब इसके अंदर अगर हम देखें सारी की सारी टू डूज प्रिंट हो रही हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना हम थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं, क्लास नेम लगा के कि भाई क्या करें, बीजी ग्रीन स्लेट करते हैं, ना तेरा ना मेरा, फ्लैक्स लगा देते हैं, गैप, अच्छा इसको कर देते हैं 300 और गैप दे देते हैं कौन सा 5 और फ्लैक्स की डायरेक्शन कौन सी कर दें, फ्लैक्स कॉल, वरना तो एक लाइन में आ जाते सारे। आ गए ना, बॉर्डर शॉर्डर दे दें, बैकग्राउंड नहीं लगा यार, कुछ चेंज डिफरेंट सीन हो गया। रेड लगा दे सर, रेड लगा दे, लगा है वो पूरे का पूरा बैकग्राउंड लग गया। अच्छा एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब ना बॉर्डर दे देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। बॉर्डर लगा दिया, और बॉर्डर कितना दे दें, बॉर्डर -2 कर दें, बॉर्डर ब्लैक
डबल क्लास हो गई, बॉर्डर स्लैश डैश, इसका नहीं साहब सही बनाना है, लेके जाए लगाना पड़ता है अलग से कलर। इसका नहीं साहब सही बनाना जरा यूट्यूब पे अब आ गया हमारे पास हाथ नहीं लगा। अलग अलग टू डूज, अलग अलग तरीके से हमारे पास शो हो रही है। अब ये कोई 200 टू डूज हैं जो इसने फैच करके मुझे दिए, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास सर्वर साइड के ऊपर डेटा फैचिंग वर्क करती है। इसके अंदर किसी की कोई कंफ्यूजन है अभी भी? फैच सबको समझ में आ गया? अच्छा चलें ऐसे पूछता हूँ, फैच किससे डेटा फैच कर सकते हैं आप? फैच के अंदर एक मिसाल है, क्या लिखना है आपको? सिंपल सा यहाँ पे फैच के अंदर यूआरएल दिए, डेटा दे देगा आपको, ठीक है। ये चीज़ कर लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी टाइप बना सकते हैं, ठीक है। उसको कंसोल करा के और उसको यूआई पे दिखा सकते हैं मैप को यूज़ करके। मैप वाले पे स्लो हो गई आवाज़, कर लेंगे ना? अगर आप लोग इतना भी कर लेते हैं ना, आज यहाँ से जाके घर पे दोबारा कोड में दूंगा ज़रूर, लेकिन आपको उसको क्लोन करना है, लेकिन उसको चलाना नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करना उसके अंदर से। आपको कोड को देख के अपना कोड दोबारा से लिखना है। कैसे? कि आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करेंगे mycode.tsx, और यहाँ पर से ना देख देख के लिखेंगे। इसके अंदर देखा, अच्छा भाई यहाँ पर कंपोनेंट बना हुआ है, आपने कंपोनेंट बनाया और फिर आपने इस तरीके से चीज़ें करते चले गए सारी देख के। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V कर दिया, उसके अंदर तो कुछ सीखेंगे ही ना। जब तक आप लोगों की मसल मेमोरी बिल्ड नहीं होगी ना फिंगर्स की, आपके ब्रेन के अंदर वो चीज़ें बार बार चलेंगी नहीं। अच्छा अब फैच लिखना है, अब ये करना है, अब ये यूआरएल कॉल करना है, इस तरीके से डेटा हमारे पास आएगा, तो जब तक कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। ये कौन सी हमने फैचिंग देखी है डेटा की? सर्वर साइड थी, क्लाइंट साइड थी? सर्वर साइड। अब क्लाइंट साइड देखते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लाइंट साइड के ऊपर डेटा हमारे पास की कौन कौन सी बेसिस पे फैच हो रहा होता है? या तो हमारे पास डेटा ऐसे फैच होना होगा कि एक पेज कॉल हुआ, उसके अंदर डेटा की नीड है। अभी इस केस में तो हमारे पास डेटा पहले से ही फैच होके आ रहा है ना। जैसे अभी हमारे वाले केस में हमारी यूआई के ऊपर टू डूज के डेटा की नीड है हमें, लेकिन ये वाला जो डेटा है हमारे पास कंपोनेंट लोड होने से पहले नज़र आना चाहिए ना। तो वो लोड होने से पहले जो डेटा होता है वो हमारे पास लोड होता है कहाँ, कैसे? यूज इफेक्ट के थ्रू, सही है। और दूसरा डेटा हमारे पास कैसे लोड होता है कि अब एक मिसाल है, मैंने फॉर्म के ऊपर सबमिट क्लिक किया तो वहाँ से भी कोई ना कोई एपीआई कॉल होगी ना। तो वो भी एक कोई ना कोई फॉर्म है एपीआई कॉल होने की, तो वो कैसे होगी? ऑन क्लिक के ऊपर, ऐसे ही है। अच्छा, तो अब क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग पढ़ने के लिए हमें क्या चीज़ पढ़नी ज़रूरी है? यूज इफेक्ट पढ़ना ज़रूरी है, सही है। तो हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा है आज का? हुक्स। शाबाश जिस्मानी साहब। अच्छा।